हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपकी एनसीईआरटी बुक आर पास का पार्ट 1 ले आए हैं, चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का। तो आज हम लाने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको कहानी की तरह यहाँ तक अच्छी तरह समझा दिया था। अब मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ से, जो कि कंपनी रूल एक्सपेंस। तो लेट अस स्टार्ट। तो जैसे जैसे कि आपको पता ही है, कंपनी ने धीरे धीरे इंडियन स्टेट में कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। 1757 से 1857 तक वो कब्जा ही किए जा रहे थे। और फिर कंपनी ने एक अननोन टेरिटरी में एक मिलिट्री अटैक लॉन्च करा। उसके बाद वो ऐसा क्या करते थे जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों को कब्जा कर पा रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, वो सिर्फ यूज़ करते थे ये तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। दे यूज़ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेटिक यानी कि इसको पटा पुटू कर आप लोग सारी चीज़ें मांग ले रहे हो। अब इकोनॉमिक से ये समझते हैं कि भाई उनके पास कितने अच्छे वेपन थे, जिसकी वजह से वो जो राजा लोग थे वो भी चाहते थे कि ब्रिटिश आए। उसके बाद पॉलिटिकल यानी कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स जो हमारी स्टेट में होता था उसमें भी घुस जाते थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश यही तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे कब्जा करने के लिए। अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। बैटल ऑफ बक्सर जब हो गई थी 1764 में, कंपनी ने इंडियन स्टेट्स में कब्जा कर लिया था लगभग। और जो रेजिस्टेंस जो राजा रानी बनाते भी थे उसके बाद वो सबको भी जो कंपनी कहती थी वो ही करना होता था। दे कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट देमसेल्फ। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्या हुआ कि कंपनी ने अपने ही मतलब जो वो चाहते थे वो होने के लिए राजा अपॉइंट किए। धीरे धीरे कंपनी ने एक फोर्स अप्लाई करी, जो कि थी समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। अगर वो किसी का भी कोई भी राजा नहीं बना पाते थे तो वो उस स्टेट को सब्सिडरी अलायंस में रख देते थे। विच मीन्स डियर स्टूडेंट्स कि इस स्टेट का जो भी राजा बनेगा उसको कंपनी प्रोटेक्शन देगी, मतलब अच्छी तरह कंपनी प्रोटेक्शन देगी। बट जो राजा होगा उनको एक सर्टेन अमाउंट पे करनी पड़ेगी कंपनी को ड्यू टू द प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन का काम कंपनी करेगी, लेकिन उनको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द सब्सिडरी अलायंस, कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कंपनी प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन क्या होगा, उनको सर्टेन अमाउंट पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इंडियन रूलर्स वो अमाउंट पे नहीं कर पाए तो उनका जो टेरिटरी का पार्ट था वो ले लिया जाता था एज अ अलायंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिचर्ड वेलेसी वॉज अ गवर्नर जनरल इन 1798 to 1805. The Nawab of Awadh was forced to give over his territory to the company in 1801 because he failed to pay the subsidiary alliance. ठीक है, हैदराबाद का भी ऐसा ही हुआ था, सिमिलर केस। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी what power did the resistance have. This is for you. Okay, you will read this pink box. Now let us move on to Tipu Sultan, the tiger of Mysore. तो डियर स्टूडेंट, जो टीपू सुल्तान थे हमारे, वो टाइगर ऑफ मैसूर माने जाते हैं। क्यों, अभी हम पढ़ेंगे। तो जो कंपनी थी वो धीरे धीरे हर जगह कब्जा कर जाए थी, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारी चीज़ थी, है ना। तो धीरे धीरे वो साउथ इंडिया में भी आने लगी। ठीक है, मैसूर जो था उसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लीडरशिप वाले रूलर्स थे, जो कि थे हैदर अली, जिन्होंने कब तक रूल करा, 1761 से 1782 तक। और उनका फेमस सन जो कि है टीपू सुल्तान, उन्होंने 1782 से 1799 तक रूल करा। मैसूर जो था बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड हो रही थी। ठीक है, तो धीरे धीरे जो कंपनी थी वो वहाँ से पेपर और कार्डमन खरीदती थी। तो क्या हुआ, टीपू सुल्तान को पता था कि कुछ गलत हो रहा है, तो टीपू सुल्तान ने उनको स्टॉप कर दिया ये सारी चीज़ें खरीदने से, ट्रेड करने से, और साथ ही साथ फोर्टिफिकेशन करने से। तो इसमें कंपनी को बहुत गुस्सा आ गया और कंपनी ने उनके साथ लड़ाई करनी स्टार्ट की।
और साथ ही साथ जो टीपू सुल्तान था उन्होंने फ्रेंच की भी हेल्प ली थी, फ्रेंच की, ताकि उनको अच्छे अच्छे मिलिट्री के इक्विपमेंट्स मिल सकें, वो लड़ाई कर सकें। इससे जो थे ब्रिटिश बहुत फ्यूरियस थे, मीन्स ब्रिटिश बहुत एंग्री थे। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने देखा था कि हैदर और टीपू हैं बहुत ही ज़्यादा एकदम पावरफुल रूलर थे, ठीक है। तो उन्होंने 4 वॉर्स उनके साथ लड़ी मैसूर में। पहली 1767 से 69 तक, 1780 से 84 तक, 1790 से 92 तक। लेकिन जब लास्ट वाली वॉर थी 1799 वाली, उसमें जो था टीपू सुल्तान लड़ाई करते करते ही मर गए थे। और इसको हम कहते हैं द वॉर ऑफ सिरंगापतम, ठीक है डियर स्टूडेंट, सिरंगापतम, बैटल ऑफ सिरंगापतम, ठीक है। तो इसके बाद फिर जो मैसूर था उसमें भी सब्सिडियरी अलायंस इन्होंने लगा दिया था। अब यहाँ पे ये आपको टीपू का टॉय टाइगर दिया है, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉर में मराठास अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मराठास के साइड क्या हुआ। भाई पानी उन्होंने साउथ में भी थोड़ा थोड़ा वो कर लिया था, तो अब वो गए मराठास की तरफ। तो मराठास में उन्होंने मराठास की पावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। मराठास जो थे वो चाहते थे कि वो दिल्ली में रूल करें, लेकिन उसके बाद जो उनके चीफ्स थे, सरदार थे, अलग अलग डायनेस्टीज़ को बिलोंग करते थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, और उनके जो चीफ्स थे वो टुगेदर आते थे कॉन्फिडेरेसी अंडर द पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर। कॉन्फिडेरेसी आपका एक प्रकार का अलायंस होता है, वो प्रिंसिपल मिनिस्टर के साथ आते थे, हु बिकेम द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है महादजी सिंधिया एंड नाना पहादिनिस was two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. The Maratha was subdued in the series of war, यानी कि मराठास को भी उन्होंने धीरे धीरे हरा दिया था डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर उनकी वॉर कब एंड हुई, पहली वॉर 1782 में। उसके बाद द ट्रीटी ऑफ सलबाई, जिसमें कोई भी नो क्लियर विक्टर, आपको कोई भी विक्टर नहीं दिख रहा था उसमें। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि बहुत ख़तरनाक वॉर थी 1803 से 5 में, ये फॉट ऑन डिफरेंट टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद फिर देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर और इंक्लूडिंग आगरा, ये सारी जगह आपका वॉर हुई थी। उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये भी बहुत पावरफुल थी, इसने तो लगभग मराठा को पूरा क्रश ही कर दिया था। उसके बाद फिर ये जो थी पेशवा वॉज रिमूव फ्रॉम द सैंड अवे टू द बिथुन नियर कानपुर विद अ पेंशन। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर टेरिटरीज। कंप्लीट के पास अब कंप्लीट अथॉरिटी थी, पूरा मतलब वो टेरिटरीज में कंट्रोल था साउथ ऑफ विंध्यास, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं द क्लेम टू पैरामाउंसी। अब पैरामाउंसी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। धीरे धीरे कंपनी चाहती क्या थी, कंपनी बस यही चाहती थी कि बस उनका प्रॉफिट होते रहे, उनका कभी नुकसान ना हो, है ना। कंपनी थी, उनको कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट चाहिए था ताकि वो अपना सारा जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसे दे सके, राइट। तो वो ऐसे अलग अलग वेज ढूंढ रही थी कि कैसे वो पैसे बना सकें। तो अब यहाँ पे आता है पैरामाउंसी के बारे में। जो द कंपनी claimed that the authority was paramount or supreme. Hence, its power was greater than the Indian states. In order to protect its interests, it was justified in the annexation or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं कंपनी सिर्फ और सिर्फ ये चाहती थी कि बस उनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते रहे, इसलिए कंपनी की पावर इंडियन से ज़्यादा बड़ी मानी जाती थी। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट क्या हुआ था। द प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani
took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested. अब उसने भी लड़ाई करने की कोशिश करी, तो वो जो रानी चनामा थी उनको अरेस्ट कर लिया गया था 1824 में, और फिर वो प्रिजन में ही यानी कि जेल में ही मर गई थी 1829 में. बट रायना, a poor चौकीदार of Singoli in Kittur, which is a present day Karnataka, carried on the resistance. With the popular support, he destroyed the British camps and records. He was caught and hanged by British in 1830. तो डियर स्टूडेंट, फिर जो रायानंद था उनका चौकीदार सिंगोलिन कतुर में, वो अभी तक रेजिस्टेंस चला ही रहा था, लड़ाई चला ही रहा था, क्योंकि उसके बाद सपोर्ट था. धीरे धीरे उसने ब्रिटिश के कैंप्स और रिकॉर्ड सब डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तो उसको कॉट कर लिया गया था और उसको हैंग कर दिया गया था, यानी कि उसको फांसी की सज़ा दे दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा 1830 में. इसके बारे में हम और भी चैप्टर्स में पढ़ोगे. उसके बाद जब लेट 1880s था, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट द रशिया, क्योंकि रशिया भी धीरे धीरे आ रहा था. ठीक है. इमेजिन दैट द रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर द इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. तो उनको ये डर था कहीं वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में ना आ जाए. कौन सा कंट्री? रशिया. नाउ नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स. तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो पंजाब था, कंपनी चाहती थी कि पंजाब में भी जो है कब्जा कर ले. तो धीरे धीरे रंजीत सिंह था, पहले तो उन्होंने वॉर बहुत सही वहाँ लड़ी, लेकिन वहाँ पे वो नहीं जीत पाए. लेकिन लास्ट में जब उन्होंने लड़ी तो उन्होंने 1849 में पंजाब को भी कब्जे में ले लिया था. नेक्स्ट आते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स क्या कहती है? ये स्टूडेंट, इतना तो अभी तक आपको इतनी सारी पॉलिसीज़ पढ़ के पता चली गया होगा कि कंपनी चाहती क्या थी. कंपनी सिर्फ ये चाहती थी कि उनका बस प्रॉफिट होते रहे, उनका कभी भी लॉस ना होए. इसलिए कंपनी ने एक और नया मुद्दा निकाला जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में क्या था कि अगर कोई भी किंगडम में कोई भी अपना सक्सेसर मेल चाइल्ड नहीं होगा, तो फिर जो उनका पार्ट होगा टेरिटरी का वो पूरा कंपनी ले लेगी. सी डियर स्टूडेंट, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, जिसमें ये था कि अगर इंडियन रूलर बिना मेल चाइल्ड के ही डाइड हो गया, मर गया, तो उसका जो किंगडम था वो लैप्स, विच मीन्स दैट इट विल बिकम द कंपनी टेरिटरी. वो कंपनी इसमें कब्जा कर लेगी. द कंपनी वॉज, इतनी क्लेवर कंपनी थी डियर स्टूडेंट, यू कैन सी दैट कितना दिमाग इन्होंने लगाया है भाई कहीं ना कहीं इंडिया को कब्जा करने के लिए, है ना. नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, आपका यहाँ पे दिया है कि जो कंपनी थी उन्होंने अवध को भी ले लिया था इसी वजह से, क्योंकि उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स वाली पॉलिसी वहाँ पे चल गई थी. नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, आपका कंपनी, अच्छा यहाँ पे मैंने इतना पढ़ा दिया है आपको. हाँ ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स तक आप सबने पढ़ लिया है. अब देव वाला मैप देखो. ठीक है, जब आपने शुरू में एक मैप देखा था उसमें आपने देखा था कि एरियाज़ नॉट अंडर जो ब्रिटिश हैं वो बड़ी हैं. ठीक है, इंडिया इन 1797 ऐसी थी, लेकिन इंडिया इन 1840 में आप देख रहे हो कितना अंतर आ गया. येलो एरियाज़ जो ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, और इंडिया इन 1857 में यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ब्रिटिश हैव कैप्चर्ड, ब्रिटिश हैड एनेक्स्ड. ओके, नाउ सी सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल 1773 से 1785 तक, उन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था कंपनी की एक्सपेंशन में. कंपनी ने जो भी पावर एक्वायर की थी, नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास, द ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. डियर स्टूडेंट, जो 3 प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिश की वो थी बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. और ये कौन रूल करता था? गवर्नर. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश का सुप्रीम हेड जो होता था एडमिनिस्ट्रेशन का वो होता था गवर्नर जनरल. वेयरएज, और गवर्नर जनरल के बाद इन्होंने न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस निकाला था, जिसमें 2 कोर्ट्स होंगे डिस्ट्रिक्ट के लिए, विच विल बी अ क्रिमिनल कोर्ट,
सिविल कोच। तो कोड जो सिविल कोच होता था वो तो ब्रिटिश लोग ही देखते थे, लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट होता था वो मुफ्ती एंड काजी देखते थे। ठीक है, मुफ्ती एंड काजी जो थे ये दोनों जज ही थे, और ये लोग ये वाला जो था ये देखते थे। नेक्स्ट है फ्रॉम 1772, ये तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है कि अभी भी ब्रिटिश के पास एक मेजर प्रॉब्लम थी, जो कि थी धर्मशास्त्र। जो ब्रिटिश थे, पंडित थे, ब्राह्मण पंडित, वो सिर्फ अपने इंटरप्राइजेज लोकल बेस्ड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र। तो अब ब्रिटिश ने क्या सोचा कि भाई ऐसा अच्छा ये धर्मशास्त्र भी है, तो हम एक काम करते हैं, हम इनके भी अलग रूल बना देते हैं। तो उन्होंने इनके भी अलग रूल बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। उसके बाद फिर NB हैव ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश बाय 1778। पहले तो उन्होंने हिंदी में लिखे, उसके बाद फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। धीरे धीरे जो ये ब्रह्मशास्त्र था इनका भी अलग अलग रूल्स बनने लग गए थे। अब आते हैं हम द कंपनीज आर्मी। तो बाद में जब बहुत सारा कैप्चरिंग हो गई, तब कंपनी ने खुद अपनी आर्मी को ही रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, विच मीन्स दैट वो आर्मी में भर रहे थे, लोगों को भर्ती हो रही थी आर्मी में, है ना। तो वो कौन कौन लोगों को ले रहे थे, वो ले रहे थे इंडियन के पीजेंट्स को। पीजेंट यानी फार्मर।